तो ऐसा भी नहीं है कि 1 साल आया, 1 साल नहीं आया। आप पाएँगे कि हर वर्ष ये एकमात्र ऐसा अध्याय है, जहाँ पर से आप मान के चलिए कि हर वर्ष प्रश्न आना बिल्कुल ज़रूरी है। अब अगर हम बात करें कि ब्रह्मांड क्या है? तो सबसे पहले तो आखिर अगर ब्रह्मांड से संबंधित बातों को समझना है, तो ब्रह्मांड क्या है, यही समझना होगा सबसे पहले। तो ब्रह्मांड को परिभाषित करने का एक बहुत सरल तरीका है कि जो भी अस्तित्व में है, जो भी अस्तित्व में था और जो भी अस्तित्व में रहेगा, ये सब ब्रह्मांड के हिस्से हैं। क्योंकि ब्रह्मांड के बाहर कुछ नहीं है। तो जो खुद असीमित है, उसकी सीमाओं को उसको कैसे आप परिभाषित करेंगे? जो अपरिभाषित है, उसको आप कैसे परिभाषित करें? तो ये एक तरीका हो जाता है इसे परिभाषित करने का कि आज जो है, कल जो था और कल जो रहेगा, ये सारे ब्रह्मांड के हिस्से हैं। लेकिन ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? ऐसा कहने के पीछे का कारण क्या है? तो इस बात को समझिए। मान लीजिए कि आज कोई एक नया तारा है जो कि अस्तित्व में आता है। अब ये जो नया तारा अस्तित्व में आया और ये मान लीजिए कि ये एक ऐसा तारा है जो कि लाखों किलोमीटर दूर है हमसे। अगर लाखों किलोमीटर दूर कोई तारा है और आज वो अस्तित्व में आया, तो उससे आने वाली रोशनी आपको आज तो नहीं दिखेगी। वो तारा आज तो आपके लिए नहीं टिमटिमाएगा। उस तारे की रोशनी पृथ्वी की तरफ गमन करना शुरू करेगी और अंततः हो सकता है कि आज से हज़ारों वर्षों बाद वो हमें दिखना शुरू हो जाए। तो वो आज जो हमारे लिए जो आज अस्तित्व में आ चुका है, हमारे लिए ये अस्तित्व में आने वाला है, भविष्य में आने वाला है। ना केवल ये, हम ये भी जानते हैं कि अगर हम अपने पूरे ब्रह्मांड की बात करें, तो इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी ऐसा नहीं है। अगर ऊर्जा की बात करें तो आपने शायद पढ़ा होगा, आपको यदि पता हो तो हम बात करते हैं ऊर्जा के संरक्षण के नियम की। सुना है आपने इसके बारे में? ऊर्जा के संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं जिसको। क्या कहा जाता है इसमें? जल्दी से कोई अगर मुझे बताए। हाँ, योगेश बिल्कुल सही, मूलचंद बिल्कुल सही, अभय बिल्कुल सही, अंशुमन बिल्कुल सही, शिवांजय बिल्कुल सही। तो आप समझ रहे हैं ना? कुसुम बिल्कुल सही, अंकुल बिल्कुल सही। तो आप सबने बिल्कुल सही लिखा है कि आपने क्या लिखा कि ऊर्जा को ना ही नष्ट किया जा सकता है, ना ही नए ऊर्जा का निर्माण किया जा सकता है। तो ऊर्जा को आप केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, है ना? ऊर्जा के रूपों को केवल आप रूपांतरित कर सकते हैं। ऊर्जा को आप नई ऊर्जा को नहीं बना सकते और ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। तो यदि मान लीजिए कि कोई एक तारा है जो कि आज नष्ट हो रहा हो, तो नष्ट होकर के वो किसी और भाग में, किसी और चीज़ में बदल जाएगा। या तो खैर वो बाद में हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में कि या तो वो ब्लैक होल में बदल जाएगा या फिर बस उसकी ऊर्जा, उसके भीतर की जो ऊर्जा थी, वो बस ब्रह्मांड में फैल जाएगी। लेकिन ऊर्जा नष्ट नहीं हो रही है, ऊर्जा रूपांतरित हो रही है ना? तो इसीलिए याद रखेंगे कि ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है, ना ही नई ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है। ऊर्जा को केवल हम एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। तो ये होता है ऊर्जा के संरक्षण का नियम। ठीक है? ऊर्जा को मैं लिख देता हूं यहां पर। ऊर्जा को ना नष्ट कर सकते हैं, ना नए ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है? इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। चलिए ये भी लिख ही देता हूं। इससे ठीक है? इसे केवल एक से दूसरे रूप में
बदला जा सकता है। तो इसलिए ये ध्यान रखेंगे कि किस प्रकार से आपको ये समझना है। इसीलिए हम लोग ये कह रहे हैं कि जो अस्तित्व में था, जो अस्तित्व में है और जो अस्तित्व में रहेगा, ये सारे ही ब्रह्मांड के हिस्से हैं। अब यदि हम ब्रह्मांड की बात करें और ब्रह्मांड के संरचना को समझें, तो यहाँ पर आकर के चीजें बदल जाती हैं। यहाँ पर आकर के हमने देखा है कि चीजें बदल जाती हैं और जो ब्रह्मांड के समझ की जटिलता है, वो आपको यहाँ पर पहली बार देखने को मिलेगी। तो ब्रह्मांड की संरचना की यदि हम बात करते हैं, तो इसमें हम यह मान रहे हैं कि लगभग 70% हिस्सा क्या है? ये डार्क एनर्जी है। 70% हिस्सा डार्क एनर्जी है। लगभग 68 से 70, चलिए ऐसा मैं लिख देता हूं। कई जगह पे आपको 68% लिखा हुआ मिलेगा। तो 68 से 70% डार्क एनर्जी है। 25 से 27% 25 से 27% डार्क मैटर है। और बाकी सब मिलाकर बस 5% है। अब ये डार्क एनर्जी क्या है, डार्क मैटर क्या है, इसको हम लोग अलग से समझेंगे। पहले जो शेष भाग है, इस पर जरा ध्यान देते हैं कि ये शेष भाग क्या है, केवल 5%। इस शेष भाग में क्या आता है, 4% तो केवल हाइड्रोजन और हीलियम है। यानी हाइड्रोजन और हीलियम जो पूरे ब्रह्मांड में बस फैला हुआ है, वो ब्रह्मांड का 4% बनाता है। तो बहुत बड़ा हिस्सा है 4%। इसके अलावा बाकी जो 1% बचा, ये 70, 25 और 4 को हटा दिया हमने, तो 1% जो बचा, इसमें से 0.5% केवल पूरे ब्रह्मांड के तारे हैं। पूरे ब्रह्मांड में जो सारे तारे हैं, जो करोड़ों करोड़ों तारे हैं, उनको सबको मिलाकर केवल 0.5% होता है। इसके अलावा 0.3% है न्यूट्रिनो। अब ये न्यूट्रिनो क्या होता है, इसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं, समझते हैं कि आखिर ये न्यूट्रिनो क्या है। तो न्यूट्रिनो की जहां तक बात है, तो हम न्यूट्रिनो को कहते हैं कि ये आवेश रहित और लगभग द्रव्यमान रहित कण होते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे कण हैं जिनमें कोई आवेश नहीं होता, यानी कि कोई चार्ज नहीं होता। तो ना ही इनमें ऋणात्मक आवेश देखने को मिलते हैं, ना ही धनात्मक आवेश देखने को मिलते हैं, यानी ना ही नेगेटिव चार्ज, ना ही पॉजिटिव चार्ज। तो इनमें देखा जाता है कि इनमें कोई आवेश नहीं होता, कोई चार्ज नहीं होता, और साथ ही साथ इनका द्रव्यमान भी बहुत कम होता है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि लगभग द्रव्यमान रहित, मतलब इनका जो द्रव्यमान है, ये इतना कम है कि इनको कहीं पर ना हम देख पाते हैं, ना इनको डिटेक्ट कर पाते हैं। इनको समझ पाना इतना कठिन हो जाता है हमारे लिए। लेकिन प्रमुख बात यह है कि पूरे ब्रह्मांड का लगभग 0.3% हिस्सा ये केवल न्यूट्रिनो है। तो ये बहुत बड़ा हिस्सा मानेंगे हम। तो इसीलिए न्यूट्रिनो कहा जाता है इसको। तो न्यूट्रिनो की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, न्यूट्रॉन की नहीं। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान काफी भारी होता है, मतलब इसके तुलना में, अगर न्यूट्रिनो की तुलना में देखें, तो न्यूट्रिनो की तुलना में न्यूट्रॉन का भार काफी ज्यादा होता है। तो न्यूट्रॉन की यहाँ पे बात हम नहीं कर रहे, यहाँ न्यूट्रिनो की बात कर रहे हैं। इसके अलावा आप यह देखिए कि 0.17% है एंटी मैटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे और एंटी मैटर मिलाकर लगभग 0.17% हो जाता है। अब यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में हम लोग अलग से आराम से पढ़ेंगे, जब हम सूचना एवं संचार वाले अध्याय में जाएंगे, तो वहां पर अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अभी मैं इसे अलग से नहीं परिभाषित कर रहा आपके लिए, वहां पर अच्छे से पढ़ लेंगे। एंटी मैटर, एंटी मैटर क्या होता है, इसको समझते हैं। एंटी मैटर का मतलब क्या होता है? एंटी मैटर उस प्रकार के कण होते हैं, एंटी मैटर उस प्रकार के कण होते हैं जिस जो कि किसी दूसरे कण के बराबर जिनका द्रव्यमान हो और आवेश विपरीत हो। ठीक है, तो ऐसे कण
बराबर द्रव्यमान व विपरीत आवेश वाला कण। ठीक है, बराबर द्रव्यमान व विपरीत आवेश वाला कण, इसको हम लोग एंटी मैटर कहेंगे। अब अब जैसे मान लीजिए, चलिए एक आपसे मैं प्रश्न पूछता हूं कि अगर, चलिए पोल ही लॉन्च करते हैं, ज्यादा मजा आएगा। तो आपको मैं छोटा सा, ज्यादा समय नहीं दूंगा इसके लिए। मेरा प्रश्न ये है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, क्या हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को एक दूसरे का एंटी मैटर कह सकते हैं? हाँ के लिए ए दबाइए, ना के लिए बी दबाइए। कि क्या हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को एक दूसरे का एंटी मैटर कह सकते हैं? जल्दी से बताइए मुझे। आवेश मतलब चार्ज, आवेश मतलब चार्ज। तो यहां पर देखिए 75% लोगों ने कहा है कि हाँ कह सकते हैं, और 25% लोगों ने कहा है कि नहीं कह सकते। 25% लोग सही हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को हम लोग एक दूसरे का एंटी मैटर नहीं कह सकते। जल्दी से ये बताइए कि क्यों नहीं कह सकते। हाँ, जुल्फकार, योगेश, आपने बिल्कुल सही कहा है। अभय बिल्कुल सही, कुसुम बिल्कुल सही, सुशांत बिल्कुल सही। दिव्या बिल्कुल सही, मूलचंद बिल्कुल सही। हाँ, दीपशिका बिल्कुल सही, आपने भी कहा। तो याद रखिए कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इन दोनों का द्रव्यमान बराबर नहीं होता। प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की तुलना में लगभग 2000 गुना ज्यादा होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन दोनों के द्रव्यमान बराबर होते हैं, परंतु इनका भी चार्ज तो, यानी आवेश तो अलग है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में आपको इतना पता है, आप जानते हैं कि प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है, इतना आप जानते हैं। तो आवेश विपरीत है, ठीक है, आवेश विपरीत है, परंतु द्रव्यमान बराबर नहीं है। इसीलिए इन दोनों को एक दूसरे का एंटी मैटर नहीं कहा जा सकता। इसीलिए याद रखें कि इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का अगर कोई एंटी मैटर होता है तो उसको कहते हैं हम लोग पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन, तो पॉजिट्रॉन जो होता है उसको हम लोग कहते हैं कि ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन का एंटी मैटर है, क्योंकि इसका जो द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर है और इसका जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉन के विपरीत है। तो इसीलिए इस बातों का आपको ध्यान रखना है। एंटी मैटर अभी 2-3 दिन पहले समाचार में था, आपने देखा है किसी ने? 2-3 दिन पहले ही समाचार में था, एक बहुत बड़ी घटना देखी गई थी एंटी मैटर को लेकर। ये समाचार किसी ने पढ़ा, किसी ने देखा? मिस हो गया आप लोगों से? तो पहली बार ये हुआ है कि एंटी मैटर को गिरते हुए देखा गया था, पहली बार ऐसा हुआ कि एक एंटी मैटर को गिरते हुए देखा गया था, और इसलिए ये समाचारों में था अभी 2-3 दिन पहले ही। अभी 2-3 दिन पहले की घटना है कि पहली बार ऐसा हुआ कि एंटी मैटर को गिरते हुए देखा गया। तो वैज्ञानिकों को ये पता लगा कि एंटी मैटर गुरुत्वाकर्षण से कैसे संबंधित है, यानी गुरुत्वाकर्षण का क्या प्रभाव पड़ता है एंटी मैटर पर। इस बात को की थोड़ी सी समझ बनी है वैज्ञानिकों में, क्योंकि पहली बार इसे गिरते हुए देखा गया था। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है, और इसलिए ये समाचारों में था। अभी 2 दिन पहले की ही बात है। तो एक बार आप जा करके, एक बार जाकर के आप देखिएगा, इंटरनेट पे एक बार सर्च कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा बड़े आराम से। तो ये अभी 1-2 दिन पहले की बात है। तो ये बहुत बड़ी एक घटना रही है, क्योंकि पहली बार ऐसा होते हुए वैज्ञानिकों ने देखा है। तो अब संरचना में चलिए, अंत में बचता है हेवी एलिमेंट यानी भारी तत्व। तो भारी तत्व यानी हेवी एलिमेंट हम किन्हें कहेंगे? भारी तत्व वैसे
तत्वों को कहा जाता है जो कि अब यहाँ पर देखिए एक बात आपको ध्यान रखना होगा कि भारी तत्व जब हम रसायन विज्ञान में बात करते हैं तो आप ये समझेंगे जहां पर भी परमाणु क्रमांक बहुत ज्यादा हो, एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा हो, तो उसको आप भारी मानते हैं, तो उनको भारी तत्व कहा जा सकता है, हेवी एलिमेंट कहा जा सकता है। लेकिन जब हम ब्रह्मांड के दृष्टिकोण से बात करते हैं तो यहाँ पर भारी तत्व हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर बाकी सारे जितने भी तत्व होते हैं उन सब को भारी तत्व कहा जाता है। क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम की तो हमने पहले ही गणना कर ली, वो 4% में तो हमने हाइड्रोजन और हीलियम को गिन लिया। लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम के अलावा और कुछ नहीं हमने गिना। तो हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर बाकी सारे जो तत्व होते हैं उन सब को यहाँ पर भारी तत्व कहा जाता है, यानी हेवी एलिमेंट कहा जाता है। तो इसीलिए मैं यहीं पर इस बात को भी लिख देता हूं कि हेवी एलिमेंट का मतलब क्या हुआ। हेवी एलिमेंट का मतलब हुआ हाइड्रोजन व हीलियम को छोड़ बाकी सारे तत्व। ठीक है, हाइड्रोजन व हीलियम को छोड़ बाकी सारे तत्व जो है उन सब को हेवी एलिमेंट हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार से याद रखेंगे कि इस प्रकार से इन्हें देखा जा सकता है। तो ये तो शेष भाग की बात हुई। ये जो 5% शेष भाग है इसकी हमने यहाँ पर चर्चा की। समस्या तो यहाँ है, समस्या है डार्क एनर्जी और डार्क मैटर को समझने में। क्योंकि डार्क एनर्जी और डार्क मैटर कुल मिलाकर के 95% हिस्सा बना रहे हैं। हमारे ब्रह्मांड का 95% हिस्सा केवल डार्क एनर्जी और डार्क मैटर है। तो बात ये उठती है फिर कि ये डार्क एनर्जी और डार्क मैटर है क्या, है ना? आखिर ये डार्क मैटर क्या है और डार्क एनर्जी क्या है, इस बात को समझना आवश्यक है। तो इसको समझते हैं कि आखिर ये डार्क एनर्जी क्या है और डार्क मैटर क्या है, ये बात हम समझते हैं। तो पहले शुरुआत करते हैं डार्क एनर्जी से। शुरू करते हैं डार्क एनर्जी से। तो डार्क एनर्जी क्या है? अब ये जो डार्क एनर्जी है आखिर इसको डार्क क्यों कहते हैं, इसको समझिए। क्या ये किसी अंधकार से जुड़ा हुआ है? क्या इसके पीछे कोई शैतानी शक्तियां हैं कि इसको हम लोग डार्क कह रहे हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। डार्क इसलिए कहा जा रहा है इसको क्योंकि हम अंधकार में हैं। हमें पता है कि ऐसी ऊर्जा है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये कैसी ऊर्जा है। मतलब इस ऊर्जा के क्या गुण हैं, ये ऊर्जा कैसे काम करती है, किस प्रकार की ऊर्जा है, ये सारी बातें आज तक हम नहीं समझ पाए। हम बात ये कर रहे हैं कि 70% हिस्सा हमारे ब्रह्मांड का डार्क एनर्जी है। 70% हिस्सा हमारे ब्रह्मांड का डार्क एनर्जी है, लेकिन हम नहीं जानते कि ये क्या है। इसके गुणों को आज तक हम नहीं समझ पाए हैं, इसके कार्य को आज तक हम नहीं समझ पाए हैं, किस प्रकार की ये ऊर्जा है, ये आज तक हम नहीं समझ पाए। बस हमें इतना पता है कि ये है। अब आखिर तो डार्क इसीलिए इसको कहा गया है ना, डार्क इसीलिए कहा गया है क्योंकि हम अंधकार में, इसीलिए इसको अंधकार से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि हमें नहीं पता कि आखिर ये किस प्रकार की ऊर्जा है। तो इसीलिए क्योंकि हमें पता नहीं था तो हमने डार्क कह दिया कि चलो ठीक है, जब पता चलेगा तो फिर इसका नामकरण कर देंगे। अभी के लिए हमारे लिए डार्क एनर्जी है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें इस डार्क एनर्जी की, तो आखिर हमें समझ में कैसे आया कि ये 70% हिस्सा बनाता है पूरा ब्रह्मांड का। तो इसके लिए थोड़े से अपने ब्रह्मांड की संरचना के इतिहास पे जाते हैं और जो वैज्ञानिकों की जो समझ पहले थी वो कैसे कैसे विकसित होती चली गई, इस बात को समझते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो माना यह जाता था, अगर आप आज से 100 वर्ष पहले की बात करें तो माना यह जाता था कि ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांड की जो संरचना है वो स्थैतिक है। मतलब जैसा आज है वैसा ही कल भी था, वैसा ही कल भी रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर 3 आकाश गंगाएं हैं जो कि आज इस प्रकार से स्थित है, तो ये आज से लाखों वर्ष पहले भी ऐसे ही थी और आज से लाखों वर्ष बाद भी ऐसे ही होंगी। इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, इनकी स्थितियों में कोई बदलाव नहीं आएगा। इनके तो ये पहले हम पहले ऐसा मानते थे, ठीक है? आज से 100 वर्ष पहले ऐसा ही माना जाता था और बड़े से बड़ा वैज्ञानिक यही मानता था। एल्बर्ट आइंस्टाइन तक यही मानते थे। तो
तो ये एक हमारी समझ थी ब्रह्मांड के बारे में कि ब्रह्मांड एक स्थैतिक संरचना में हमेशा रहता है। ये फिर बदला और इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन जब अपने कई सारे अलग-अलग प्रकार से अलग-अलग सिद्धांतों पर काम कर रहे थे और उन्होंने जो आपेक्षता का सिद्धांत दिया था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो उन्होंने दी थी, तो वहाँ पर उन्होंने पहली बार देखा था उनकी गणनाएँ जो थी, वह ये दर्शा रही थी कि ब्रह्मांड स्थैतिक रूप में नहीं हो सकता। ब्रह्मांड में फैलाव होना चाहिए। ये इनकी गणनाएँ कह रही थी, उनका मैथमेटिक्स ये उनको कह रहा था कि ब्रह्मांड में फैलाव होना चाहिए, ब्रह्मांड कभी स्थैतिक स्थिति में नहीं बना रह सकता। तो ये बात उन्हें दिखी, परंतु आइंस्टीन को ऐसा लगा कि वो कुछ गलती कर रहे हैं, कि शायद उन्होंने इस पूरे जटिल गणना में कहीं पे कुछ गलती कर दी होगी, उसके कारण ऐसा दिख रहा है। तो उन्होंने अपनी गणनाओं को बदल डाला, क्योंकि यह उनका ये मानना था कि ब्रह्मांड तो स्थैतिक है, सब लोग यही कहते हैं। सब लोग कह रहे हैं कि ब्रह्मांड स्थैतिक है, मेरी गणनाएँ कुछ और दिखा रही हैं। तो यानी इसका इसका मतलब ये है कि बाकी सब लोग सही हैं, मैं ही गलत हूँ। और उन्होंने फिर अपनी गणनाएँ बदल डाली। उन्होंने अपने पूरे ये उन्हें जो भी नज़र आया था कि ब्रह्मांड में फैलाव होना चाहिए, उस सब को उन्होंने बदल डाला। इससे लगभग 10-12 साल बाद, ये लगभग 1916-17 की बात रही होगी। यहाँ से लगभग 10-12 वर्ष बाद आते हैं एडविन हबल। पहले तो आइंस्टीन आए, आइंस्टीन ने ये किया और फिर उन्होंने वापस भी ले लिया। फिर लगभग 10-12 साल बाद आते हैं एडविन हबल और एडविन हबल ने अपने और बिल्कुल स्वतंत्र रूप से उन्होंने भी इस बात को प्रमाणित कर दिया कि ब्रह्मांड में फैलाव होता है। तो उन्होंने जब प्रमाणित किया तो आइंस्टीन ने भी पढ़ा कि आखिर ये एडविन हबल ने क्या लिखा है। आइंस्टीन ने पढ़ा और फिर आइंस्टीन ने सोचा कि ये मेरे से क्या गलती हो गई। यही बातें मैंने आज से 10 साल 12 साल पहले भी सोचा था। लेकिन क्योंकि उन्हें उन्हें खुद पर विश्वास नहीं, आप सोचिए कि आइंस्टीन जैसे बड़े वैज्ञानिक को भी खुद पर भरोसा नहीं था, कि उन्होंने भी अपने पूरे सिद्धांत को बदल डाला, क्योंकि उन्हें लगा कि बाकी सब लोग सही है, मैं ही गलत हूँ। तो छोड़िए हम आप कहाँ रह जाते हैं उसमें। तो आइंस्टीन को भी ऐसा लगा कि गलत है, तो इसीलिए फिर बाद में एडविन हबल ने इस बात को प्रमाणित कर दिया कि ब्रह्मांड स्थैतिक स्थिति में नहीं रहता, ब्रह्मांड में हमेशा फैलाव होता है। और इसी फैलाव को उन्होंने प्रमाणित कर दिया अलग से। आइंस्टीन ने कहा कि ये मेरी जीवन की सबसे बड़ी गलती, आइंस्टीन्स बिगेस्ट ब्लंडर कहा जाता है इसको। आप देखेंगे तो यूट्यूब पे इसके ऊपर आपको कई सारे डॉक्यूमेंट्री वगैरह भी मिल जाएँगे, आइंस्टीन्स बिगेस्ट ब्लंडर या आइंस्टीन्स बिगेस्ट मिस्टेक के नाम से। तो ये हुआ। तो अब उन्होंने इस बात को प्रमाणित कर दिया कि ब्रह्मांड में फैलाव है। बाद में यह प्रमाणित हुआ कि न केवल ब्रह्मांड में फैलाव होता है, बल्कि ब्रह्मांड में त्वरित फैलाव होता है, एक्सेलरेटेड एक्सपेंशन। मतलब क्या हुआ ये समझिए। तो इसीलिए हबल का नाम यहाँ पर बड़ा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हबल ने इस बात को प्रमाणित किया कि ब्रह्मांड में विस्तार या फैलाव को प्रमाणित किया, ठीक है? ब्रह्मांड में विस्तार को प्रमाणित किया इन्होंने। तो इसीलिए उन्होंने प्रमाणित किया तो उन्होंने सोचा कि हाँ ठीक है, विस्तार हो रहा है, लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि त्वरित विस्तार हो रहा है। तो त्वरित विस्तार का मतलब क्या हुआ, आप ये देखिए कि यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर मान लीजिए कि 3 आकाश गंगाएँ हैं, इस प्रकार से फैलाव होते के साथ-साथ इनके बीच की दूरी भी कुछ इस प्रकार से बढ़ती चली जा रही है। इनके बीच की दूरी भी इस तरह से बढ़ती चली जा रही है। तो इसीलिए इसको हम लोग कह रहे हैं कि ये त्वरित फैलाव है, क्योंकि सीधी लकीर की फैलाव नहीं है ये। देखिए, मान लीजिए अगर ऐसा होता कि आज यहाँ है और कल एक सीधी लकीर का फैलाव यदि होता इस प्रकार से, तब इसको हम सामान्य फैलाव कहते। त्वरित फैलाव का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर से ये ऐसा चला जा रहा है, इस प्रकार से फैलाव हो रहा है, बिल्कुल आप जैसा यहाँ पर देख रहे हैं, इस प्रकार का जो फैलाव है, इसको हम लोग त्वरित फैलाव कह रहे हैं।
तो यही जो त्वरित फैलाव के पीछे का कारण है, ये हम नहीं जानते। तो माना ये जा रहा है कि इस त्वरित फैलाव के पीछे कोई तो ऊर्जा होगी, किसी प्रकार की ऊर्जा होगी जिसके कारण यह त्वरित फैलाव हो रहा है। तो इसीलिए उस त्वरित फैलाव के पीछे के कारण को डार्क एनर्जी कहा गया है। ठीक है? तो डार्क एनर्जी ऊर्जा का एक ऐसा अज्ञात रूप है जो ब्रह्मांड के त्वरित विस्तार हेतु उत्तरदायी है। तो हमें ये पता है, देखिए, क्योंकि कोई भी अगर कार्य होता है, तो उस कार्य को होने के लिए ऊर्जा होनी चाहिए। उस कार्य के पीछे कोई ना कोई ऊर्जा होगी हमेशा, और तभी वो कार्य संभव हो पाता है, अन्यथा वो कार्य नहीं हो पाता। तो इसीलिए हमें यह पता है कि किसी भी कार्य को होने के लिए उसके पीछे कोई ना कोई ऊर्जा होगी। तो यहाँ पर भी अगर फैलाव हो रहा है, तो फैलाव के पीछे किसी ना किसी प्रकार की ऊर्जा ज़रूर होगी। लेकिन यह कैसी ऊर्जा है, ये आज तक हम नहीं समझ पाए, और इसलिए इसे अज्ञात ऊर्जा हम कह रहे हैं, इसीलिए इसका नाम डार्क एनर्जी पड़ा। ठीक है? तो जो भी ब्रह्मांडीय अवधारणाओं की व्याख्या करने के लिए डार्क एनर्जी सबसे स्वीकृत परिकल्पना है, जो दर्शाती है कि ब्रह्मांड का त्वरित दर से विस्तार हो रहा है। तो इस प्रकार से इन बातों को हम समझते हैं। अब यहाँ पर जब हम डार्क एनर्जी के बाद डार्क मैटर की बात करते हैं, तो आखिर ये डार्क मैटर क्या है? तो जिस प्रकार से डार्क एनर्जी एक ऐसी एनर्जी यानी ऐसी ऊर्जा है जो हम नहीं समझ पाते, उसी प्रकार से डार्क मैटर एक ऐसा मैटर है जो हम नहीं समझ पाते, एक ऐसा पदार्थ है जो हम नहीं समझ पाते। अब आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हम नहीं समझ पाते? इसके पीछे का कारण मैं बताता हूँ। कई बार हमने, अगर मान लीजिए कि कोई एक आकाश गंगा है जिसको हम देख रहे हैं, कोई तारों का समूह है जिसको हम देख रहे हैं, तो हमें जो नज़र आ रहा है, उसका द्रव्यमान और हमारी गणनाओं का द्रव्यमान बिल्कुल अलग दिखता है। यानी मान लीजिए कि हमें जो नज़र आ रहा है, उसके हिसाब से द्रव्यमान होना चाहिए 1,00,000 किलो। मान लिया आपने कि 1,00,000 किलोग्राम होना चाहिए उसका द्रव्यमान। लेकिन उनके बीच का जो गुरुत्वाकर्षण है, उसको जब देख रहे हैं हम लोग, उसके हिसाब से जो गणनाएँ कर रहे हैं, तो वो दिख रहा है कि 1,00,000 नहीं है, वो 5,00,000 है। तो यहाँ पर इतना बड़ा अंतर कैसे आ रहा है? मान लीजिए आप अपने कमरे की बात कीजिए। मान लीजिए आप अभी जिस कमरे में हैं, उस कमरे में आप मान लीजिए कि आप, हो सकता है कि आपकी किताबें होंगी, आपका बिस्तर होगा, हो सकता है आपका टेबल कुर्सी होगा, ये सारी चीज़ें होंगी, आप खुद हैं उस कमरे में। तो जितनी भी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, मान लीजिए कि आपने उन सबको बैठ कर के जोड़ा और कुल मिला कर के आया 1,000 किलो। अब आपने क्या किया कि आपने इस कमरे को एक बार में उठाया, अपने दीवार-वार सबको आपने जोड़ दिया था, तब भी 1,000 किलो आया। आपने अब इस कमरे को एक साथ उठाया, और जब आप इसका मापन कर रहे हैं, तो आपको दिख रहा है कि ये 1,000 किलो नहीं है, 5,000 किलो है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि कमरे में कोई है। तो ये जो कमरे में कोई है, ऐसा ही ब्रह्मांड में भी देखने को मिलता है कि अगर मान लीजिए कि आपको ये अतिरिक्त द्रव्यमान देखने को मिल रहा है, तो इसका कारण होगा कि इसका कारण ये होगा कि कोई और भी है कमरे में, तभी ऐसा संभव है कि कहाँ 1,000 और कहाँ 5,000। तो बहुत लोग हैं जो आपके साथ बैठ करके अभी सुबह-सुबह पढ़ रहे हैं आपके कमरे में। ऐसा ही होता है ब्रह्मांड में भी, कि कई सारी चीज़ें जो हमें नज़र नहीं आ रही, और जो नज़र आ रहा है वो केवल पूरे ब्रह्मांड, जितने भी जो भी द्रव्यमान है, उसका एक बड़ा छोटा-सा हिस्सा है। लगभग 80% हिस्सा ऐसा है जो कि हमें नज़र ही नहीं आ रहा। तो वो जो नज़र नहीं आने वाला भाग है, उसको हम लोग डार्क मैटर कहते हैं। तो ऐसा मैटर, ऐसा पदार्थ जो कि है, क्यों हमें पता है कि वो है? क्योंकि उसका द्रव्यमान हम माप पा रहे हैं। लेकिन वो किस रूप में है, उसके रूप को हम नहीं देख पा रहे। तो ये जो ब्रह्मांड का भूत है, ये जो ब्रह्मांड में पाया जाने वाला भूत है, जो कि हमें नज़र नहीं आ रहा, बस हम जिसे महसूस कर पा रहे हैं, वही भूत है डार्क मैटर। तो इसीलिए याद रखेंगे कि इस प्रकार से डार्क मैटर को समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डार्क मैटर भी एक बहुत प्रमुख हिस्सा है। लगभग 25% भाग हम कह रहे हैं, है ना? लगभग 25% भाग जो हमारे ब्रह्मांड का है, वो क्या है? वो केवल डार्क मैटर है। तो इसीलिए डार्क मैटर को भी समझना उतना ही महत्वपूर्ण है। तो बस इतना हम जानते हैं कि जहाँ तक डार्क मैटर की बात है, तो ये एक ऐसा पदार्थ है, जो कि ब्रह्मांड के अधिकांश क्षेत्र में पाया जाता है। अधिकांश क्षेत्र में पाया जाता है, और पूर्णतः हमारे लिए अदृश्य होता है। ठीक है? पूर्णतः हमारे लिए अदृश्य होता है, और हमारे पास जो वर्तमान उपकरण है, उसके माध्यम से हम इन्हें नहीं देख पा रहे। बस हम इसकी गणना कर पा रहे हैं, इसको बस हम
महसूस कर पा रहे हैं, हम समझ पा रहे हैं कि ये होना चाहिए, लेकिन हम देख नहीं पा रहे इसे। तो इसीलिए इसका नाम भी पड़ गया है डार्क मैटर, क्योंकि अभी तक हमें नहीं पता कि आखिर ये है क्या, किस प्रकार का ये पदार्थ है, और ये हम नहीं इसे आज तक ठीक से समझ पाए। बस हमें इतना समझ में आ रहा है कि ये होना चाहिए। होना इसलिए चाहिए क्योंकि हमारी गणनाओं में दिख रहा है कि ये होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो उस कैलकुलेशन में, उस गणना में हमें बहुत सारा भाग जो है वो बिल्कुल अदृश्य अदृश्य समझ आता है, और इसलिए ये इसके बारे में हमारी एक समझ बन पाती है। तो तो ये हो गया डार्क एनर्जी और डार्क मैटर, और इसी डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के माध्यम से हम समझते हैं कि कैसे ब्रह्मांड की संरचना जो है, उस संरचना के एक बहुत ही प्रमुख भाग है, जो कि हमें आज भी नहीं पता कि क्या है। तो आप सोचिए कि इतने साल से इतने सारे अ, इतना ज़्यादा खर्च हो रहा है विज्ञान पर, इतने ज़्यादा प्रौद्योगिकी पे खर्च करने के बाद भी, इतना इतना दिमाग लगाकर, पूरे विश्व के वैज्ञानिकों का दिमाग लगने के बाद भी, आज तक ब्रह्मांड की एक छोटी-सी ही समझ है हमारे पास। मतलब आज भी हम ब्रह्मांड के बस 5% हिस्से को ही समझ पाए हैं, और 95% हिस्सा अभी भी हमारे लिए अदृश्य ही बना हुआ है। तो बड़ी अजीब-सी बात है कि आज इतना समय हो गया, इतना विकास हो चुका है विज्ञान में, और उसके बाद भी आज बस 5% ही समझते हैं, 95% आज भी हम नहीं समझते। अब इसके बाद हम बात करते हैं बिग बैंग सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी की। तो हमें यह पता है कि जो ब्रह्मांड की संरचना हमें देखने को मिल रही है, ये हमेशा ऐसा नहीं था। तो ब्रह्मांड के संरचना को लेकर, ब्रह्मांड के लेकर कई सारे अलग-अलग प्रकार के सिद्धांत हैं, कई सारे अलग-अलग प्रकार के सिद्धांत हैं, जिसमें से बिग बैंग सिद्धांत सबसे प्रमुख सिद्धांत है। इसलिए क्योंकि बिग बैंग सिद्धांत के हिसाब से जितनी चीजें परिभाषित की गई हैं, उतने विस्तार में, उतनी सटीकता के साथ और कोई भी ऐसा सिद्धांत नहीं है जिसने ब्रह्मांड को हमें समझाया हो। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में, इसके विस्तार के बारे में, इसके विकास के बारे में, और कोई भी ऐसा सिद्धांत नहीं है जिसने इतनी सटीकता के साथ इसके बारे में हमें व्याख्या दी हो। तो आखिर ये बिग बैंग सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी क्या है, इस बात को समझते हैं। तो बिग बैंग सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी क्या है? ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति व विकास ठीक है। तो इसीलिए इस बात को आपको ध्यान रखना होगा कि सबसे प्रमुख सिद्धांत अगर कुछ है, तो वो क्या है? वो बिग बैंग सिद्धांत है। ठीक है। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास को परिभाषित करने वाला सबसे प्रमुख सिद्धांत क्या है? बिग बैंग सिद्धांत। तो अब यहां पर ये बिग बैंग सिद्धांत क्या कहता है, इस बात को समझते हैं। तो बिग बैंग सिद्धांत का यह कहना है कि अनंत काल पूर्व ब्रह्मांड अत्यधिक गर्म और संकेंद्रित था, और तब से अंतरिक्ष विस्तृत और ठंडा हो रहा है। तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि सबसे पहले जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, तो वहां पर ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ये काफी संकेंद्रित था, और ये काफी गर्म था, इसका तापमान बहुत अधिक रहा होगा। तो संकेंद्रित था, कहा हम लोग ये मानते हैं कि पूरे ब्रह्मांड का जो आकार है, वो एक प्रोटॉन के आकार से भी छोटा रहा होगा। मतलब आज जो इतना विस्तृत ब्रह्मांड है, एक समय ऐसा भी था जब यह एक प्रोटॉन से भी छोटा रहा होगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि संकेंद्रित था और काफी गर्म। तापमान जो है, इस समय का तापमान माना जाता है,
इस समय का जो तापमान है माना जाता है कि 10 पे पावर 32 डिग्री सेल्सियस रहा होगा। यानी मतलब एक के बाद 31 जीरो लगा दीजिए, इतना रहा होगा तापमान ब्रह्मांड का। और सकेंद्रित था, है ना? सकेंद्रित जो यहाँ पर कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये प्रोटॉन से भी छोटा रहा होगा। प्रोटॉन से भी छोटा और तापमान इतना अधिक। तो ये रहा होगा ब्रह्मांड अपनी उत्पत्ति के समय, और उसके बाद से तब से कहा जा रहा है कि तब से अंतरिक्ष जो है ये विस्तृत और ठंडा होता चला जा रहा है। तो ये जो बिग बैंग सिद्धांत है ये काफी महत्वपूर्ण आज बन जाता है, क्योंकि हमने यह देखा कि सबसे ज्यादा जो सिद्धांत अगर कोई सिद्धांत सबसे ज्यादा अ, हमारी समझ बना पाया है ब्रह्मांड की उत्पत्ति व विकास के बारे में, तो वो यही सिद्धांत है। तो अब यहाँ पर एक बात आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम बिग बैंग सिद्धांत के बारे में बात करते हैं तो ऐसे 3 साक्ष्य हैं जो इसका समर्थन करते हैं। एक है हबल विस्तार, एक है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, और तीसरा है बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस। अब ये 3 क्या है और इन तीनों को साक्ष्य क्यों कह रहे हैं, इस बात को समझिए। तो सबसे पहले हबल विस्तार। हबल विस्तार का मतलब क्या है? कुछ नहीं। जो हमने त्वरित विस्तार की बात की उसी को हबल विस्तार कहते हैं। तो ये क्या है? ये कुछ नहीं है, ये ब्रह्मांड का त्वरित विस्तार। ठीक है, ब्रह्मांड का जो त्वरित विस्तार है उसी को, क्योंकि हबल ने इसकी पुष्टि की थी सबसे पहले, तो इसीलिए हबल के नाम पर इस विस्तार को रख दिया गया। तो ब्रह्मांड के त्वरित विस्तार को हम लोग हबल विस्तार कहते हैं। अब आखिर इसको साक्ष्य क्यों कह रहे हैं? साक्ष्य इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हबल विस्तार यानी जो त्वरित विस्तार है, इसके बारे में हमारी समझ बनी है 1990 के दशक में। 1997-98 का समय रहा होगा जब इसकी समझ हमारे पास बेहतर बनी। लेकिन बिग बैंग सिद्धांत 1960 के दशक से ही इन बातों की चर्चा करता चला आया है कि ब्रह्मांड में त्वरित विस्तार होना चाहिए। उस बात की पुष्टि नहीं हो पाई थी। विस्तार के बारे में हमें पता था, हबल ने बताया था कि ब्रह्मांड में विस्तार हो रहा है। त्वरित विस्तार हो रहा है ये उन्होंने नहीं बताया था। त्वरित विस्तार हमें बाद में पता चला, 90 के दशक में। लेकिन 60 के दशक में ही बिग बैंग सिद्धांत इस बात के बारे में चर्चा कर रहा था कि ब्रह्मांड में त्वरित विस्तार होना चाहिए, और बाद में इस बात की पुष्टि हो गई। तो इसीलिए इसे एक साक्ष्य माना जा रहा है कि क्यों बिग बैंग सिद्धांत को ही सबसे सफल हम सिद्धांत मानते हैं। इसके अलावा अ, इसके अलावा कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, ये कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड क्या है इसको हम अलग से पढ़ते हैं। तीसरा है बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस। बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस कुछ नहीं है, हमने जो बात की कि 4% भाग जो है पूरे ब्रह्मांड का वो केवल हाइड्रोजन और हीलियम है, क्योंकि ये बहुत बड़ी संख्या है। कहाँ बाकी सारे जो तत्व हैं वो सब मिलाकर 0.03% है, और यहाँ पर उनके मुकाबले 4% केवल हाइड्रोजन और हीलियम है। उसी को हम लोग बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस कहते हैं और कुछ नहीं है। तो बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस क्या है? ये है हाइड्रोजन और हीलियम की प्रचुरता। ठीक है, तो हाइड्रोजन और हीलियम की जो प्रचुरता है, जो ब्रह्मांड का 4% हिस्सा है, इसी को हम लोग बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस कहते हैं और कुछ नहीं है, बस। अब हम आते हैं कि ये कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड क्या है, इस बात को समझते हैं। तो ये चित्र देखिए, यहाँ पर आपको 3 चित्र देखने को मिल रहे हैं, तीनों लगभग एक ही प्रकार का चित्र है। बस आपको ये दिखेगा कि जो दूसरा चित्र है वो पहले से ज्यादा साफ है, और तीसरा जो है वो दूसरे से भी और ज्यादा साफ है। ये 3 जो चित्र हैं, इन तीनों को हम लोग कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड कहते हैं। अब ये जो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड है, ये कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड क्या है इस बात को जरा समझें, है ना? तो 3 शब्द हैं, कॉस्मिक, माइक्रोवेव, बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड मतलब क्या? जो भी पीछे हो, पर्दे पर जो पीछे हो उसको बैकग्राउंड कहते हैं।
कॉस्मिक का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा मुझे कॉस्मिक का मतलब क्या होता है? रेड शिफ्ट की घटना भी ब्रह्मांड के विस्तार को प्रमाणित करता है। ये किसके अंतर्गत आएगा? ये पहला जो हमने हबल विस्तार की बात की, हबल विस्तार जो है वो रेड शिफ्ट से ही आता है। खगोलीय है ना? ब्रह्मांडीय, खगोलीय आप कह सकते हैं। तो कॉस्मिक मतलब जो भी ब्रह्मांड से संबंधित हो, जो भी खगोलीय हो, उसको हम लोग कॉस्मिक कह सकते हैं। माइक्रोवेव क्या है? माइक्रोवेव कोई बताएगा मुझे कि क्या है? आपको यदि पता हो मैं तो बता ही दूंगा। माइक्रोवेव क्या है? हाँ, ओवन में यूज जरूर करते हैं, बिल्कुल सही बात। तरंगे हैं, बिल्कुल सही बात। तो एक प्रकार की ये क्या है? ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। है ना? ये विद्युत चुंबकीय तरंग हैं। अब आखिर हम खगोलीय विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? कॉस्मिक माइक्रोवेव के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि माइक्रोवेव जो होता है, वो आप हमेशा पाएंगे कि ये ताप के साथ, ऊष्मा के साथ संबंधित होता है। तो जैसे मान लीजिए कि माइक्रोवेव ओवन का उपयोग लोग करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि खाने को आप पका सकते हैं या खाने को गर्म कर सकते हैं उसमें। तो क्यों? क्योंकि वो माइक्रोवेव जो उनमें उत्पन्न होता है, उससे आप खाने को खाना बना सकते हैं या गर्म कर सकते हैं। तो इसीलिए माइक्रोवेव, ऐसा ही माइक्रोवेव हमें ब्रह्मांड में भी बैकग्राउंड में देखने को मिलता है। बैकग्राउंड में हम क्यों कह रहे हैं? इसको देखिए। मान लीजिए कि हम पृथ्वी से बाहरी ब्रह्मांड को देख रहे हैं, ठीक है? मान लीजिए कि पृथ्वी से, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ और यहाँ पर से मैं बाहर देख रहा हूँ अपने, मान लीजिए कि मैं छत पर बैठकर आकाश को देख रहा हूँ। तो यहाँ पर कई सारे मुझे तारे नज़र आएँगे, ग्रह वगैरह नज़र आएँगे, ये सारी चीज़ें नज़र आएँगी। लेकिन अगर एक विशेष दूरबीन के माध्यम से यही यही अगर हम देखते हैं, तो हमें बैकग्राउंड में इस प्रकार से कुछ नज़र आता है। ये है कॉस्मिक माइक्रोवेव। ये है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। तो ये हमें नजर आता है कि अगर हम इन विशेष दूरबीनों के माध्यम से देखें, तो हमें ये पूरा ब्रह्मांड नजर आएगा। इसके सारे जो खगोलीय पिंड हैं, ये सारे नजर आएंगे। और पीछे में हमें नजर आएगा माइक्रोवेव। पीछे में नजर आता है माइक्रोवेव। तो ये जो पीछे में नजर आने वाला माइक्रोवेव है, ये पीछे में माइक्रोवेव क्या नजर आ रहा है? यही जो ब्रह्मांड की हम लोग बात कर रहे हैं कि उत्पत्ति के समय इसका तापमान बहुत अधिक रहा होगा। तो अधिक तापमान का मतलब है अधिक ताप। तो ये जो अधिक तापमान या अधिक ताप रहा होगा, इसी के बारे में यहाँ पर चर्चा हो रही है। और इसी को हम लोग कह रहे हैं कि ये क्या है? ये कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड है। तो अब इसको भी एक साक्ष्य माना जा रहा है। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड को लेकर अभी 2 साल पहले नोबेल प्राइज दिया गया है। इसकी समझ के कारण इसे नोबेल प्राइज दिया गया है, क्योंकि ये कैसे हमें ब्रह्मांड की समझ को बेहतर बनाने में मदद करता है। तो ये जो पहला चित्र आप देख रहे हैं, ये कोब नाम का एक परियोजना थी नासा की 1993 में। इसके माध्यम से ये चित्र लिया गया था। ये दूसरा चित्र जो है, ये डब्लू मैप के माध्यम से लिया गया था। ये 2006 में था। और उसके बाद फिर प्लैंक नामक ये तीसरा है। प्लैंक नामक ये तीसरा है। 2009 से ये कार्य करता चला आ रहा है। तो इस प्रकार से ये जो है, ये सारे चित्र जो हैं, ये बिग बैंग सिद्धांत के लिए साक्ष्य बन जाते हैं, उसको और ज़्यादा प्रमाणित कर पाते हैं। तो इसलिए इन तीनों को साक्ष्य के रूप में देखा जाता है। तो इसीलिए इस प्रकार से ये चीज़ें देखी गई हैं। हालाँकि अभी भी बिग बैंग सिद्धांत जो है, इसको हम सिद्धांत ही कह रहे हैं। और सिद्धांत क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अभी भी कुछ ऐसी-ऐसी बातें हैं जो कि बिग बैंग सिद्धांत जिसको नहीं समझा पाता। एक, कि बिग बैंग के पूर्व क्या था? यानी हम बात करें कि ये एक छोटा-सा कण था, प्रोटॉन से भी छोटा एक कण रहा होगा जहाँ से शुरुआत हो रही है। लेकिन ये कण कहाँ से आया? इस कण के पहले क्या था? इसके बारे में कोई व्याख्या नहीं है। और बिग बैंग सिद्धांत के क्या कारण थे कि आखिर अचानक से एक त्वरित विस्तार जो यहाँ से शुरू होता है, आखिर ये त्वरित विस्तार क्यों हुआ? इस विस्तार के पीछे का क्या कारण था कि अचानक से क्यों विस्तार होता है? ये हम नहीं जानते। और याद रखेंगे एक बात कि ये विस्तार था,
विस्फोट नहीं था। कई जगह पर एक गलती मैंने देखी है जो कि कई सारी जगहों पर ये होती है कि कहा जाता है कि ब्रह्मांड में एक विस्फोट हुआ। नहीं, ब्रह्मांड में विस्फोट नहीं हुआ, ब्रह्मांड का विस्तार शुरू होता है। इसको हमेशा याद रखेंगे कि ये क्या है? ये विस्तार है। विस्तार हुआ, विस्फोट नहीं। क्योंकि कई जगह पे मैंने देखा है कि कई सारे वेबसाइट वगैरह में भी विस्फोट उन्होंने लिखा होता है, लेकिन ये विस्फोट नहीं था, ये विस्तार था, कि विस्तार शुरू होता है ब्रह्मांड में, लेकिन क्यों शुरू हुआ ये विस्तार, ये हम नहीं जानते। हम बस यह जानते हैं कि विस्तार शुरू हुआ। तो इसीलिए ये कुछ बातें जिनकी व्याख्या आज भी हमें देखने को नहीं मिलती। तो खैर यहाँ पर हम अपना एक ब्रेक ले लेते हैं। 7:46 समय हुआ है। 8 बजे हम वापस आ जाते हैं। इस बीच आपके पास कोई भी प्रश्न हो तो आप वो सारे प्रश्न यहाँ पर लिखते चले जाएँ। आपके सारे प्रश्नों को मैं एक बार देख लूँगा और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और स्ट्रिंग सिद्धांत के बारे में और बाकी सारे अवधारणाओं के बारे में हमारी चर्चा होगी। ठीक है? तो यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद फिर आगे आपसे दोबारा मिलते हैं।
कह भी सकते हैं क्योंकि डार्क एनर्जी हमेशा ही समाचारों में रहता है। मतलब हर साल कम से कम 3-4 बार ऐसा होगा जहाँ पर डार्क एनर्जी या डार्क मैटर किसी न किसी कारण से समाचारों में रहेंगे ही। एग्ज़ाम में अगर पूछ दिया गया विस्फोट और विस्तार तो क्या कहेंगे? विस्तार, विस्तार। विस्फोट अगर अगर यूपीएससी विस्फोट को सही कहता है तो आरटीआई डाल करके उन उन लोग को गलत आप प्रूफ कर दीजिए। लेकिन उसको विस्फोट कहना गलत हो जाता है। चलिए, तो आगे अब हम बढ़ते हैं। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड को एक बार वापस समझा दीजिए। तो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड में हम क्या कह रहे हैं कि कई बार कुछ जो विशिष्ट दूरबीन हमारे होते हैं, उनके माध्यम से जब हम ब्रह्मांड की तरफ देखते हैं, तो हमें सारे पिंड तो नज़र आते हैं, सारे खगोलीय पिंड तो नज़र आते हैं, परंतु पीछे की तरफ बैकग्राउंड में हमें माइक्रोवेव नज़र आता है। माइक्रोवेव क्यों नज़र आता है? क्योंकि पीछे जो नज़र आ रहा है, वो ब्रह्मांड की जब शुरुआत हुई थी, जब उत्पत्ति हुई थी, तो वो उस समय के ताप को ये दर्शाता है। तो इसीलिए याद रखेंगे कि इसीलिए हमें यह नज़र आता है। तो वो जो बैकग्राउंड में दिखने वाला माइक्रोवेव है, उसको हम लोग एक साक्ष्य के रूप में देखते हैं जो बिग बैंग सिद्धांत को प्रमाणित करता है। चलिए, तो आगे हमारे पास स्ट्रिंग सिद्धांत। तो अब ये स्ट्रिंग सिद्धांत क्या कहता है? स्ट्रिंग सिद्धांत का यह कहना है कि अब स्ट्रिंग सिद्धांत एक बात समझ लीजिए कि स्ट्रिंग सिद्धांत हमारे बिग बैंग सिद्धांत से थोड़ा अलग है। ये ब्रह्मांड को थोड़े अलग तरीके से देखता है और ब्रह्मांड में जितने भी प्रकार के कण हैं, जितने भी प्रकार के पदार्थ हैं, ऊर्जा है, बल है, इन सब को बिल्कुल एक अलग तरीके से, एक अलग प्रकाश में इसके माध्यम से हम देखते हैं। तो अब ये स्ट्रिंग सिद्धांत क्या कहता है? स्ट्रिंग सिद्धांत का ये कहना है कि पूरे ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी कण हैं, जितने भी प्रकार की ऊर्जा है, बल है, ये सब छोटे-छोटे तारों से बने हुए हैं। छोटे-छोटे तार हैं, उन तार से बने हुए ये सारे कण होते हैं और यही तार ये सारे जो तार हैं, इनमें जब अलग-अलग प्रकार का कंपन हम उत्पन्न करते हैं, तो ही अलग-अलग प्रकार के कणों का निर्माण होता है या फिर अलग-अलग प्रकार के बल का निर्माण होता है। अब इसे भी समझना बड़ा अजीब है, मतलब सुनने में ही अजीब लगता है कि हम कह रहे हैं कि ये सारे कण तार से बने हुए हैं और तार में कंपन होने से अलग-अलग प्रकार के पदार्थ बनते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे मान लीजिए कि कोई भी कोई अगर मान लीजिए सितार है या गिटार वगैरह है, तो उसमें भी क्या होता है कि उसी प्रकार से तार उसमें भी होते हैं और तार में जब कंपन हम पैदा करते हैं, तो उसमें अलग-अलग प्रकार की ध्वनियाँ पैदा होती हैं, उसी से संगीत बनता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ कहा जा रहा है कि ये जो तार है, इनमें अलग-अलग प्रकार के जब कंपन पैदा होते हैं, तो ये अलग-अलग प्रकार के पदार्थ को बनाते हैं या अलग-अलग प्रकार के बल को बनाते हैं। तो ये सारी बातें यहीं पर से आती हैं। तो इसीलिए स्ट्रिंग सिद्धांत एक बिल्कुल अलग तरीके से पूरे ब्रह्मांड को या इस ब्रह्मांड में पाए जाने वाले जितने भी कण हैं, जितने भी बल हैं, उसको बिल्कुल अलग तरीके से ये परिभाषित करता है। तो कणों की तुलना में कंपायमान स्ट्रिंग के संदर्भ में ब्रह्मांड की मौलिक अवस्था का वर्णन करता है। तो इसके हिसाब से ये कहा जा रहा है, स्ट्रिंग सिद्धांत का ये कहना है कि सभी कण या ऊर्जा या बल कंपायमान तार के बने होते हैं
कंपायमान तार के बने होते हैं। विभिन्न प्रकार के कंपन विभिन्न कण या बल का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार के कंपन अलग अलग प्रकार के कण को बनाएंगे या अलग अलग प्रकार के बल को बनाएंगे। तो ये स्ट्रिंग सिद्धांत का कहना है। अब स्ट्रिंग सिद्धांत को महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है क्योंकि इसके माध्यम से महा एकीकरण एकीकृत सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ एवरीथिंग को शायद हम प्रमाणित कर पाए। अब ये थ्योरी ऑफ एवरीथिंग क्या है? तो देखिए, आज जब हम बात करते हैं ब्रह्मांड की, तो माना जाता है कि चार मूलभूत बल होते हैं। ठीक है, चार मूलभूत बल होते हैं। कोई मुझे ये बता सकता है कि कौन से चार मूलभूत बल हैं? जल्दी से यदि कोई मुझे बताए कि चार मूलभूत बल हम किसे कह रहे हैं? ठीक है, नाभिकीय बल हो गए, गुरुत्वाकर्षण हो गया, बिल्कुल सही बात। हाँ, शक्तिशाली नाभिकीय बल, कमजोर नाभिकीय बल, बिल्कुल सही। और विद्युत चुंबकीय बल, बिल्कुल सही। तो ये चार जो बल होते हैं, इन चार बलों को हम लोग क्या कहते हैं? इन चारों बलों को हम कहते हैं कि ये मूलभूत बल है। ठीक है, तो चार मूलभूत बल कौन कौन से हैं? एक हो गया गुरुत्वाकर्षण, इसके बाद है शक्तिशाली नाभिकीय बल, फिर है कमजोर नाभिकीय बल, और विद्युत चुंबकीय बल, है ना? तो ये चार बल जो है इनको मूलभूत बल माना जाता है। अब आज के दिन में इनको चार मूलभूत बल इसलिए माना जाता है क्योंकि चारों बिल्कुल अलग हैं एक दूसरे से, और इन चारों को एक दूसरे के साथ जोड़ना या एक दूसरे के साथ इनका संबंध स्थापित करना आज हमारे लिए संभव अभी तक नहीं हो पाया है। परंतु जब हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बात करते हैं तो उस समय तो सब कुछ एक कण के अंदर था, एक छोटा सा कण, प्रोटॉन से भी छोटा एक कण था। तो उस समय सारे बल एक समान रहे होंगे, एक जैसे रहे होंगे। तो अगर पहले सारे एक जैसे थे, एक साथ थे, तो उन हमारे लिए संभव होना चाहिए कि दोबारा से उनको कैसे हम एक दूसरे से संबंधित कर पाए, कैसे इनके बीच का संबंध स्थापित कर पाए। तो इसी को कहा जाता है थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। इसी को कहा जाता है महा एकीकृत सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, जहां पर हम चारों मूलभूत बलों के संबंध को